तो 32 साल पुराने दर्द पर इतना विवाद आखिर क्यों हो रहा है? हम फिल्म द कश्मीर फाइल की बात कर रहे हैं, जिस पर अब एक तरीके से एक बड़ी जंग छिड़ गई है बयानों के जरिए। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजीव, मैं सीधे आपके पास आ रही हूं। राजीव, आपने उंगली उठाई थी, तीखी बहस हो रही है, कई सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए विपनेश, इसमें कोई शक नहीं कि विश्व की जो क्रूरतम मानवीय त्रासदियां रही हैं उसमें कश्मीरी पंडितों का विस्थापन एक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके दर्द की कहीं कोई सीमा नहीं है। एक फिल्मकार ने उनके दर्द को उकेरने का, उस सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। उसमें अतिरेक है या अपनी चीज़ों को किस तरह वो उनका सृजन है, और इसकी वजह से, इस चर्चा और विवाद की वजह से, इस सच्चाई को देखने जाने की वजह से रोज़ 50, 60, 70 करोड़ रुपए विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म के निर्देशक है, निर्माता जो लोग हैं, 50-60 करोड़ रुपए की उनकी आमदनी हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट है ये फिल्म। तो उन्होंने एक सृजन किया, एक फिल्म बनाई है। बात ये है, मैं तीनों पैनलिस्ट से ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, कश्मीरी पंडित भी हमारे पैनल में है, कांग्रेस और बीजेपी है, कि पिछले 25 सालों में आधे कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों ने देश पर शासन किया है। एक कश्मीरी पंडित के तौर पर आप क्या मानते हैं कि किस सरकार ने और कैसा काम कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन के लिए किया है, उनके दर्द को सहलाने का काम किया है, जख्मों को थोड़ा मरहम लगाने का काम किया है? क्योंकि 25 सालों में इन दोनों पार्टियों ने 12-12 साल तकरीबन, अगर आप जोड़ें मोटे तौर पर, तो अब आज जब हम 2022 में खड़े हैं और पीछे आप घुमा लें 25 साल, तो आधे दोनों ने किया है। तो किस केंद्र की सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके फिर से कश्मीर में जाने के लिए क्या कदम उठाए, और किस सरकार के कदम को आप काफ़ी या नाकाफ़ी मानते हैं? सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ। एक फिल्म बनी है, उसमें सच्चाई है, अतिरेक है, वो फिल्मकार का अपना विषय है, और एक इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। लेकिन तीनों पैनलिस्ट से मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों में दोनों जो बड़ी पार्टियां देश की है वो राज कर रही हैं। थोड़ी देर से आ रही हूँ लेकिन पूरा वक्त देती हूँ, बोलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये बात सच्चाई है, राजीव ने एकदम सही सवाल किया है। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फिर भी कांग्रेस पे दोष मढ़ा जा रहा है। लेकिन दुनिया जानती है जगमोहन क्या है, दुनिया जानती है अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी क्यों शांत रहे, दुनिया ये भी जानती है राजीव जी ने जब संसद का घेराव किया उसके बाद मिलिट्री उतारी गई, पहले क्यों नहीं उतारी। लेकिन अभी एक सच्चाई जो राजीव जी ने पूछा, मैं वो बताना चाहता हूँ। अभी देखिए, 2004 और 2008 में यूपीए ने पैकेज दिया था, उसमें 5242 घर जो है वो 2004 में बनाए गए और 469 घर 2009-8 में बनाए गए। ऐसे 5911 घर जो है वो हमारे जमाने में बनाए गए। अब एनडीए ने जो है 6000 घरों का वादा किया था, बनाए गए सिर्फ 1025, अब तक बने नहीं है। 2 जुलाई 2017 में इन्होंने 3000 कश्मीरी पंडितों को जॉब देने की बात कही है, 520 ज्वाइन की। हमारे वक्त में हमने 2008 में 1963 लोगों को वहां जॉब दिलाई है। अब ये बात रही, उसके बाद में पैकेज की बात है कि प्रति व्यक्ति क्या है। हमारे वक्त 1500 से 2500 बढ़ाकर 4 फैमिली यूनिट 4 का पकड़कर 10,000 तक का लाया। फिर उसमें ड्राई राशन जो है वो 9 केजी जो है राइस, 2 केजी उसमें 9 केजी ड्राई राशन, आटा और 1 किलो शुगर, ये दिया है। अभी उसके बाद में माइग्रेंट्स का जो है 10,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिया गया, 3,250 प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। अब 10 इयर्स जो यूपीए के थे उसमें 4,241 टेररिस्ट मारे गए, 4,241। अब इनका 8 साल हो गया है, इन्होंने 1,419 टेररिस्ट जो है उनके बारे में, उनके ऊपर कार्रवाई की है या वो गए हैं। अब मुझे एक सवाल मेरा यहां पर खड़ा करना है कि नहीं, एक सवाल मेरा भी अतुल जी, 89 से पहले जब हालात खराब हो रहे थे तब क्यों मदद कोई नहीं की गई, तब क्यों कोई एक्शन तब नहीं लिया गया? ये भी तो सवाल उठेगा ना फिर। नहीं, विपनेश जी, ऐसा है जिसको इतिहास मालूम नहीं ना, उसको गलत बात बताई जा सकती है जो भाजपा करती है। एक क्या होता है, दर्द का सियासी फायदा उठाना और दर्द पे मरहम चढ़ाना। तो दर्द का सियासी फायदा भाजपा उठाते आई है, आज तक कुछ किया नहीं है। लेकिन दर्द पे मरहम लगाने का काम कांग्रेस ने किया। मैं अब बताता हूं आपको, 87 के बाद जहां पर जिया उलग थे, उन्हें पता था कि हम लोग सीधे सीधे वॉर में हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का रचना जो है वो शुरू की थी, जो चरम पे पहुंची थी 1989 में। अब जब कमजोर सरकार आई
मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का, रुबिया सईद का जो अपहरण हुआ था, उसके बाद में झुकने का काम जो है वो वीपी सिंह की सरकार ने किया था। और जिसके पीछे खड़ा कौन था? तो भाजपा खड़ा था। आवाज नहीं आई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट नहीं है या अडवाणी जी का एक स्टेटमेंट नहीं है। और उस वक्त जब एक्सोडस हुआ तब भाजपा ने इनका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट पीछे नहीं लिया है। सपोर्ट कब पीछे लिया सबको मालूम है, सबको मालूम है सपोर्ट कब पीछे लिया। जवाब ले लेती हूं। नहीं एक बात, ठीक है, जल्दी से मिलिट्री इनकी थी। चलो ठीक है ना, आप कई सवाल उठा रहे थे, जवाब भी लेने हैं। सारे गुनाह जवाहरलाल नेहरू ने किए हैं, सारे गुनाह कांग्रेस ने किए, मैं मानता हूं। चलो मान लेते हैं। क्या कर रही थी मिलिट्री उस वक्त? क्यों राजीव जी को संसद को घेरना पड़ा? क्या जो जाबाज मिलिट्री जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में किए थे तो वो रोक नहीं सकते थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे जगमोहन जी इनके कहने पर उनको वहां भेजा गया था। क्यों वहां से बाहर निकाला गया कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति, यह स्टेटमेंट है, डॉक्टर अग्निशेखर से पूछिए, सुनील पंडिता से पूछिए, तौलीन सिंह से पूछिए, टिक्कू से पूछिए, इन सब लोगों ने सारा जो सच्चाई वो लिखा है। तो भाजपा शांत बैठी थी क्योंकि भाजपा को यही सियासत करनी थी। तब भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा तब यात्रा निकाल रही थी। अतुल जी भाजपा वहां खड़ी नहीं थी पंडितों के साथ। मनोज जी जवाब दीजिए। देखिए अब विपनेश जी इनसे पूछिए जरा, फारूक अब्दुल्ला के साथ में गठबंधन वहां कौन बना करके बैठा हुआ था? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? मनोज यादव जी, फारूक अब्दुल्ला ने सुनिए अभी आप बीच में मत रुकिए, बीच में मत बोलिए, हम आतंकवादियों को वापस नहीं देंगे, बीच में मत बोलिए। आतंकवादियों को वापस नहीं देंगे। और मसूद अजहर को अतुल जी नहीं ऐसे नहीं, रुक जाइए सर, एक एक करके। मनोज जी बोलिए। 2006 के अंदर जेके अलफ के जो अध्यक्ष है यासीन मलिक, उसको सेवई खिलाने के लिए आपके चच्चा मनमोहन सिंह ने बुलाया। चच्चा मनमोहन सिंह ने, जिन्होंने नीलकंठ गंजू जी की हत्या की, जज की हत्या की, और वो उन्होंने एयरफोर्स के ऑफिसर की हत्या की। आपका कोई इतिहास आपने छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और 1985 के अंदर जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट का मैच, राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव एक मिनट रुकिएगा। मनोज जी, राजीव इसमें कुछ एक लाइन ऐड कर रहे हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। राजीव बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या विपनेश जी आप बोल? मैं आपकी बात को बढ़ा रही हूँ, राजीव एक बात को ऐड कर रहे हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए विपनेश, जब मतलब नहीं है विपनेश जी, देखिए मनोज जी एक मिनट रुक जाइए, आपकी इंपॉर्टेंट बात चलिए, उसमें एक बात जोड़ना चाह रहे हैं बस। राजीव बोलिए। विपनेश सवालों का जवाब मेरे मिला नहीं, मैं कुछ और तथ्य रख देता हूं। जब हम विपनेश, हम सवालों के जवाब तो मिले नहीं कि इन 25 सालों में तो कुछ और तथ्य रख देता हूं। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये 2 परिवार है कश्मीर में, 2 परिवार है। फारूक अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस ने भी गठबंधन किया, बीजेपी ने भी किया है। मुफ्ती सईद को, महबूबा मुफ्ती को सीएम बनाने का काम अभी हाल के वर्ष में, बहुत दिन नहीं हुआ, महबूबा मुफ्ती को सीएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो यही किया है 25 सालों में कि कश्मीर के एक दल को अपने साथ लेने की कोशिश कांग्रेस ने की है, कश्मीर के एक दल को अपने साथ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने कश्मीरी पंडित हमारे पैनल में है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ये फिल्म अपनी तरफ है और उसने सच्चाई को उकेरा है, वो अपनी तरफ है, लेकिन हमारा सवाल तो हुक्मरानों से होगा जो 25 सालों में आधा शासन किए, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है। तो उस सवाल का जवाब है नहीं, तभी तो अलग मुद्दों की तरफ डाइवर्ट कर दी पूरी डिबेट। मनोज जी अब कंप्लीट कीजिए, राजीव ने दोबारा सवाल उठाया है, अब कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम उत्थान की बात कर रहे थे कि उन 25 सालों में दोनों ने क्या किया। देखिए विपनेश जी, मुझे एक बार जवाब उनका पूरा कर लेने दीजिए। दूसरी बात मैं पूरा जवाब दूंगा। आपका एजेंडा जो चल रहा है उसको एक्सपोज में करूंगा। राजीव जी चुपचाप सुनिए अभी मेरी बात को, अभी सुनिए। जो नहीं मनोज जी ये गलत बात कह रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं। देखिए विपनेश जी, आप सुनना नहीं चाहते ना मुझे बोलने का मौका दे रहे, तो भाजपा से प्रवक्ता मत बुलाइए, आप कांग्रेस से बुलाइए और अपना एजेंडा चलाइए। आप नाराज हो रहे हैं, बात कीजिए। विपनेश जी, नहीं बात कीजिए, मनोज जी बात। देखिए आप अगर भाजपा के प्रतिनिधि को बुलाते हैं तो हमारी बात रखने का पूरा मौका दीजिए। एजेंडा चलाना तो आप बिना पैनलिस्ट बुला करके आप प्रवक्ता बुला करके एजेंडा चलाइए, बात रखिए। देखिए मुझे बताइए, अभी राजीव रंजन जी बोल रहे हो जो फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, उसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है ये तो नहीं पता है, लेकिन इन्होंने साझेदार रहे ये, जरा इनसे ये पूछ लीजिए। राजीव जी ये बताइए कि 370 का जो महापाप था वो कौन लेके आया? चच्चा नेहरू लेकर के आए। शेख अब्दुल्ला को इसके अंदर घुसाने का काम किसने किया? चच्चा नेहरू ने किया।
1985 में क्रिकेट मैच जब चल रहा था, तिरंगा झंडा जलाया तो कौन था उनके समय? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और वहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? 370 हटाने का काम हमने किया। और मैं अभी आपको तथ्य पढ़ के बताता हूं, सुन लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी क्या क्या किया है। जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, मैं अभी आपको सुनाता हूं। देखिए, पैकेज की बात है, जहां तक मैं पैकेज पढ़ के बताता हूं। 22 जनवरी 2020 को जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक बुनियादी क्षेत्र में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का विकास का पैकेज दिया गया है। औद्योगिक विकास के लिए 28,440 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 1350 करोड़ रुपए के लिए आर्थिक पैकेज की अलग से घोषणा की गई है। पंचायतों में 4,483 पंचायतों को 366 करोड़ रुपए देने का काम किया गया है। और 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को। ठीक है मनोज जी, आप एक मिनट, ये जो आप गिना रहे हैं ना विकास के काम, ये योजनाएं जो गिना रहे हैं, इस पर कश्मीरी पंडित रैना साहब बैठे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार उनको सुन लीजिए। हाँ, मैं ठीक है, सुन लिया, आपने काम किया, योजनाएं भी गिनाई, खुद कश्मीरी पंडित हैं, जमीन से जुड़े हुए रैना साहब, वो कुछ कह रहे हैं इस पर। बोलिए रैना साहब। मैं विनती करूंगा सबसे कि मुझे 2 मिनट बोलने दें जी, बिल्कुल, क्योंकि इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में डालना बहुत आवश्यक है। 1986 में पहले दंगे होते हैं साउथ कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदू घरों को जलाया जाता है। कौन कराता है ये दंगे? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद। और ये कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में है। यहाँ पे बैठे हैं ये प्रवक्ता कांग्रेस, उनसे कहिए कांग्रेस की फाइलें जाके छान ले, उसमें आपको इंटरनल रिपोर्ट कांग्रेस की मिल जाएगी, जिसमें कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट कहती है मुफ्ती मोहम्मद सईद इसके जिम्मेवार। 89 तक आते आते 19 जनवरी 1990 तक आते आते सरकार रहती है केंद्र में कांग्रेस की और प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की। और हालात इतने से बदतर हो जाते हैं कि जब जगमोहन 21 जनवरी को आते हैं तब कश्मीर हमारे हाथ से जाने वाला होता है। मैं नमन करता हूं जगमोहन को, और हर भारतवासी को नमन करना चाहिए। मैंने वो दृश्य देखा हुआ है। अगर जगमोहन 21 जनवरी को नहीं आते तो आपके हाथ से कश्मीर चला जाता। कश्मीरी पंडितों का पलायन कब शुरू होता है? 19 जनवरी 1990 में। कौन था उस समय केंद्र में? मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। और प्रदेश में कौन था? वो प्रदेश जिसके 370 की मांग को लेकर कांग्रेस ने हर आंसू बहाए। अगर 370 वाला स्टेट था तो केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? उस समय 370 का स्टेट था। जनवरी 19 थी, सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो चुका था। उसके बाद बात करते हैं, और उसके बाद मैं दिल्ली में घूम रहा था, सड़कों की खाक छान रहा था, और दिल्ली में बंद की कॉल आती है। तो मेरे बुजुर्ग कहते हैं शायद अब भारतीय जनता पार्टी जाग गई है, कश्मीरी पंडितों के निष्कासन को लेकर बंद की कॉल आई है। मगर वो बंद की कॉल कश्मीरी पंडितों के निष्कासन को लेकर नहीं आई थी। वो बंद की कॉल आई थी LK आडवाणी के समस्तीपुर में रथ यात्रा को लेने को लेकर। एक बयान नहीं था। यह भी सच्चाई है कि 19 जनवरी को केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी समर्थित VP सिंह सरकार, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी समर्थन उनसे वापस नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा विजिबल कदम नहीं किया। नहीं अमित रैना साहब, दरअसल क्या है ना, रूट पर काम क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों के लिए काम क्या हुआ है, उनका कितना विकास हुआ है, उनका कितना भला हुआ है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक फिल्म आती है कश्मीर फाइल, उस पर एक अलग सी जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है। क्या मतलब है? वहां के लोग चाहते हैं कि उनके उत्थान की बात कीजिए, उनके विकास की बात कीजिए। वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।